नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। शनिवार की सुबह 9 बजे हम विनय ठाकुर जी के साथ विदेश पर बात करते हैं, देश और विदेश। विनय भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं और विदेशी मामलों के अच्छे जानकार हैं। देखिए, अभी हम लोग इतना उलझे हुए हैं आंदोलनों में। संसद चल रही है, जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, चढ़ावा चोरी हो गया, क्या क्या सब चल रहा है। अभी फिर जंतर मंतर पर आंदोलन वापस शुरू हो गया है। अब हो गया है कि अमित शाह जी इस्तीफा दो। अब अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। उधर देखिए संसद में जो है, कई लोग कह रहे थे कि ये मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लगता है बीजेपी ने ठंडा कर दिया, लेकिन ठंडा हुआ नहीं। उधर संसद में देखिए सांसद जो है वो स्वांग रचने लगे हैं। पप्पू यादव पुजारी बन गए, राहुल गांधी ने चंदा दिया और कई लोगों ने चंदा दिया और चंदा उठा करके भागने लगे पप्पू यादव। फिर उनको अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्होंने पकड़ लिया। तो इस तरह का स्वांग जो है वापस संसद में आ गया है। यानी विपक्ष ने यह इरादा जता दिया है कि बीजेपी की गर्दन इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। और देश के भीतर भी देखिए वो चल रहा है कि जो जो शामिल हुए थे जंतर मंतर पर या देश के दूसरे हिस्सों में आंदोलन में, पुलिस उनको चिन्हित करके पकड़ रही है और इससे लोगों में नाराजगी है। हालांकि भक्त बहुत खुश हैं, लेकिन आम लोग जो है, जिनका सरोकार जो है सरकार से ये है कि सरकार वो है जो आम आदमी के हित में काम करे, वो सरकार से नाराज है। उसके बाद देखिए कि अमेरिका और ईरान उधर जो है, चूंकि हम लोग नजर नहीं दे रहे थे लेकिन विनय भाई की नजर उधर रहती है। अमेरिका और ईरान का झगड़ा जो है खत्म नहीं हुआ है और हालत ये है कि कल जो है अमेरिका में एक वोट से गिर गया एक बिल। बिल क्या था? बिल ये था जिसमें जो युद्ध करने या रोकने का अधिकार जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके हाथ में है। वो हटा करके संसद में लाना था कि संसद को यह राइट है कि युद्ध हो या ना हो, संसद की सहमति के बिना न कोई युद्ध हो और संसद की सहमति के बिना न युद्ध रुके। लेकिन एक वोट से बिल गिर गया और अभी भी वो अधिकार ट्रंप के पास। ट्रंप का जो बर्ताव है वो विशेषज्ञों की समझ से भी परे है। ट्रंप अचानक रात में कहते हैं कि हम अब दोस्ती करना चाहते हैं, समझौता कर रहे हैं, हमारी शर्तें मान ले ईरान। फिर अचानक कहते हैं कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। लेकिन ईरान को बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं ट्रंप, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर ट्रंप के मन का होता तो अब तक ईरान जो है सरेंडर कर चुका होता, क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। क्या अमेरिका का मन, या कहिए कि ट्रंप का मन, केवल ईरान को निपटाना नहीं है, या ईरान को निपटाना नहीं है बल्कि उसके बहाने कुछ और जो उनके दुश्मन है उनको निपटाना चाह रहा है अमेरिका? कौन सा गेम है अमेरिका के पास? इस पर बात करेंगे और ये भी चाहेंगे कि जानना चाहेंगे कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। लेकिन देखिए उधर जो हमले प्रति हमले चल रहे हैं उसका खामियाजा जो है हमारे देश को ही भुगतना पड़ रहा है। हमारे यहाँ तेल महंगा हुआ है, ये आपको पता है। इसके अलावा ये भी आपको पता है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जो मिडिल ईस्ट में काम करते थे, उनके लिए नौकरी का संकट खड़ा हो गया। मिडिल ईस्ट पूरा परेशान है और सुचारू रूप से काम नहीं चल रहे, इसलिए वहाँ जो कुछ लोग फंसे हुए हैं। बाकी जो देश लौट आए हैं लौट आए हैं। रेमिटेंस जो आता था अमेरिका से या और बाकी देशों से, उस पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। इसलिए डॉलर की कीमत लगातार ऊंची हुई है, रुपया हमारा लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार कितनी चिंतित है वो आपको पता है। अब देखिए, एक रिपोर्ट ये है कि अब तक जो भारतीय मारे गए हैं अलग अलग देशों में, क्योंकि हमने कहा कि मिडिल ईस्ट में रहते हैं, अब तक खबर है कि पश्चिम एशिया संघर्ष में, यानी जो अमेरिका और ईरान संघर्ष है, उसमें अब तक 16 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 75 लोग घायल। और इसमें विदेश मंत्री बाकायदा, मतलब मेरी तरफ से डेटा नहीं है, ये राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह। उन्होंने बताया कि मरने वालों में ओमान में 8 लोग मरे हैं, यूएई में 4, कुवैत में 2, सऊदी अरब में 1, इराक में 1 भारतीय मारे गए हैं। घायलों में यूएई के 32, ओमान के 24, कुवैत के 13, कतर के 4, सऊदी अरब के 1 और इजराइल का 1 भारतीय शामिल है।
तो इस तरह से देखिए सरकार ने ये भी बताया कि ईरान में फंसे 2557 भारतीयों को आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते सुरक्षित निकाल लिया गया है। सरकार ने ये भी बताया कि युद्ध क्षेत्र में मारे गए भारतीय नाविकों के परिजनों को डीजीएमए वेलफेयर स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब तक 16 में से 5 मामलों में मुआवजा जारी हो चुका है। तो ये है भारत की तरफ से। लेकिन जो अमेरिका और ईरान है, उसका युद्ध का क्या होगा? और अब तो और विस्तार हो गया है, जॉर्डन वगैरह पे भी हमला कर दिया है ईरान ने। हमारे साथ विनय भाई हैं ही, आप हैं ही। अपनी वार्ता शुरू करते हैं। आप तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को नमस्कार, आप सबका स्वागत। विनय भाई, जो मैं बहुत ज्यादा विदेश जानता नहीं हूँ, मेरे मन में तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है? जब इतना ताकतवर है कि अपनी मुट्ठी में सबको, पूरे देशों को रखा हुआ है, तो तुरंत फैसला क्यों नहीं कर देता? काहे को लटकाया हुआ है इतना लंबा? धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए क्या है कि अमेरिका जो है उसकी जो वेस्ट एशिया है उसके साथ जो है माने जिसको बोलते हैं इश्क भी है और शिकायत भी है, ठीक है ना। तो एक शेर है, पता नहीं मैं ठीक ठीक बोल पाऊंगा या नहीं। मैं एक शेर है कि ले तो लूं सोते में उसके पाँव का बोसा, लेकिन ऐसी बातों से आशिक और बदगुमा हो जाएगा। तो वेस्ट एशिया बेचारा बहुत कोशिश करके झुक करके अमेरिका के साथ मेल मिलाप करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की क्या है कि अमेरिका की मांगे लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी जो कोशिश जो है वो लगातार जिसको बोलते हैं बदगुमानी की तरफ है कि वो बहुत बहुत अकड़ में है। लेकिन अमेरिका की जो समस्या है, ये समस्या कि उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसकी ताकत और उसकी समृद्धि का राज क्या है ना। और वो जो कोशिश कर रहा है कि हथियारों के दम पर वो इस शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति को बनाए रखेगा, इसके बजाय कि वो बातचीत करके, समझदारी करके, समझौते के माध्यम से वो चीज़ों को आगे ले जाएगा। अमेरिका आज जो है अपने हिसाब से चीज़ों को तय करना चाहता है। आपने कहा कि ईरान के साथ जो उसका संघर्ष है, उसमें अमेरिका ईरान को बर्बाद क्यों नहीं कर पा रहा है ना। बर्बादी तो कर रहा है अमेरिका, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों की क्षति हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान किया है। पर जो बात उसके मन की नहीं हुई है वो ये कि वो ईरान की जो ताकत है उसको नहीं तोड़ पाया। देखिए क्या है कि ईरान जो है एक सिविलाइजेशनल कंट्री है और आप उसकी ज्योग्राफी को देखेंगे तो वो उसकी ज्योग्राफी उसकी ताकत है। आप देखेंगे कि ईरान जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। अभी बीच में पाकिस्तान आ गया, लेकिन फिर भी इधर से भी पूरा जो दक्षिण एशिया है और दक्षिण पूर्व एशिया है, इससे भी जुड़ा हुआ है ना। और कहीं ना कहीं वो जो है वो उसका वास्ता जो है वो भूमध्य सागर के जरिए जो है यूरोप के साथ भी लंबा गहरा रिश्ता रहा है। अब अमेरिका ने जितनी भी बमबारी की है उसके बाद भी ईरान के रिजॉल्व को नहीं तोड़ पाया। हमको जानना चाहिए कि जो वर्ल्ड वार के समय जो है जब खोज हुई तेल की, तो सबसे पहले अंग्रेजों को इसकी महत्ता समझ में आई। पहले जो जहाज चलते थे वो कोयले से चलते थे, है ना। और जब तेल की खोज हुई तो उनको अचानक समझ में आया कि तेल में जो है एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया कोयले से तेल की तरफ। अब चूंकि तेल के आधार पर ही उनकी सामरिक शक्ति टिकी हुई थी, इसीलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस तेल पर जो है उनका अधिकार रहे और लंबे समय तक रहे ना। और इसीलिए ब्रिटिश ने जो है ईरान में तेल के कुओं पे अधिकार के लिए वहां की राजनीति पे कब्जा किया, ठीक है ना। उधर अमेरिका भी जो है वो इस तलाश में था कि भाई हमारी एंट्री तो लेट एंट्री है, लेकिन हमको भी जो है जिसको बोलते हैं प्लेस अंडर द सन, हमको भी अपना गौरव चाहिए, हमको भी अपनी दादागिरी स्टैब्लिश करनी है। तो वो भी जब वहाँ
क्या कहते हैं, सऊदी अरब में तेल मिला, है ना। उसके पहले इराक में मिला था, वहां उसकी उपस्थिति थी अमेरिका की, है ना। उसके बाद उसने जो है वहाँ सऊदी अरब में जो है अपनी तेल की स्थापित की। देखिए, जो दुनिया की दो बड़ी कंपनियां हैं तेल की, है ना, ऐसे तो बहुत सारी, अरामको और ब्रिटिश ऑयल बीपी, दोनों जो है, एक ब्रिटेन की है और एक जो है अमेरिका की है। और दोनों की शुरुआत या आरंभ में जो है उनकी कब्जेदारी इनके पास में थी। बल्कि अमरीकियों की मदद से जो है ब्रिटिशों ने ईरान में सत्ता परिवर्तन किया। ईरान के जो पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे, महमूद पहलवी। नाम, हाँ, उनको वो बहुत लोकप्रिय थे, है ना। और जब वो नेशनलाइज करने जा रहे थे ऑयल इंडस्ट्री को, तो उन्होंने इसकी मदद से, अमेरिकन की मदद से, वहां पे सीआईए की मदद से तख्ता पलट किया उसका। और वहां पे फिर बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम का ये हुआ। और शुरुआत में जो आरामको कंपनी की भी ये है कि दुनिया के जो सबसे बड़े धनी माने जाते हैं रॉकफेलर, तो रॉकफेलर की कंपनी थी स्टैंडर्ड ऑयल, है ना। और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी जो थी वो क्लीवलैंड में थी, और वहाँ उनका, उन्होंने एक कार्टेल बनाया और पूरी अमेरिका में जो है उनका दबदबा था, ऑयल रिफाइनिंग पे और उनका कब्जा था। तो सरकार के हस्तक्षेप से, चूंकि वो बहुत बड़ी कंपनी थी, तो सरकार ने उस कंपनी को 20 छोटे छोटे उसमें तोड़ा। तो स्टैंडर्ड ऑयल कैलिफोर्निया ने जो है सबसे पहले वहां पे जाके सऊदी अरब में वो बनाया। बाद में वो कंपनी अरामको बनी। 1970 तक जो है ऐसी स्थिति थी कि ज्यादातर पैसा जो मुनाफा होता था वो अमेरिका ले जाता था। उसके बाद 70 से 80 के दशक में जो है धीरे धीरे उस कंपनी का शेयर शिफ्ट होने लगा, और 80 आते आते पूरा जो है अब अरामको उनके पास में आ गया। लेकिन इस बीच जो बड़ी घटना ये हुई कि अमेरिका ने समझौता किया, पेट्रो डॉलर की स्थापना हुई, और ये जो पेट्रो डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है फिर वापस अमेरिका में। तो एक ढंग से आप ये कह सकते हैं कि चूंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो है, जब खत्म भी नहीं हुआ था, तभी पूरे दुनिया का जो फिनेंशियल सेंटर जो था वो लंदन से हट करके, और पहले व्यवस्था की थी जो ब्रिटेन वुड समझौता हुआ था, उसमें ये हुआ था कि डॉलर के बदले सोना दिया जाएगा, है ना। बाद में उसको खत्म कर दिया गया, और अब जो है डॉलर के पीछे सोने की ताकत नहीं है। मतलब डॉलर एक ढंग से रियल मनी नहीं है ना। अब अमेरिका जो है अपनी पूरी दुनिया पे ये ताकत जो है वो हथियारों के बल पे बनाए रखना चाहता है, और उसकी वो जरूरत है कि जो ऑयल है, ऑयल इंडस्ट्री पे उसका। अब आप जो बात कह रहे थे कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है, अमेरिका चाहता है कि जो जो नई जो आर्किटेक्चर है वर्ल्ड का, नई जो चीजें हैं, जो उसकी शक्ति के उभार के क्रम में जो उसने जो संबंध बनाए थे, जो दायित्व लिया था उसने, जब वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसके बाद कोल्ड वॉर का पीरियड चला जिसमें रशिया और अमेरिका के बीच में तीखी प्रतिद्वंदिता रही। उसी दौरान में ये नाटो, सीटो, सेंटो और रूस के जो पक्ष में थे वो वार्सा पैक्ट बना, जिनका प्रभाव जो था पूर्वी यूरोप के देशों पर था, है ना। अब अमेरिका को लगता है कि ये सब हो गया, अब हम जो है इनका खर्चा क्यों उठाए। तो ये ईरान ईरान की लड़ाई से वो जो है एक ढंग से पूरे वर्ल्ड में जो है रीसेट करना चाहता है। एक तो वो
जो उनको उसको प्रतिस्पर्धा जो जिन जगहों से भी मिल सकती थी, जहां से भी चीजें चेंज हो सकती थी, उसको वो अपने हिसाब से खत्म करना चाहता है ना। और इसके लिए ये देखिए कि पहले जो यूरोप की ताकत और कमजोरी क्या थी, यूरोप जो आगे बढ़ा था, जर्मनी जैसे देश जो थे, तो उनको क्या हो रहा था, उनको सोवियत संघ से जो सस्ती ऊर्जा मिल रही थी गैस की, है ना, उनके पास टेक्नोलॉजी था और इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो जर्मनी जैसे देश जो थे मजबूती से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे उभर करके आए। अब और उनको बाजार जो था, चीन का बाजार उपलब्ध हो रहा था। अब अमेरिका ने क्या किया, जो नाटो को यूक्रेन के पास ले जाने से, वो जो लड़ाई जो यूक्रेन और अमेरिका की रशिया की जो लड़ाई है, उसने क्या किया कि यूरोप की जो सस्ती ऊर्जा की जो जो यूरोप में ऊर्जा ऊर्जा की कमी है ना, तो ये जो उनको तेल और गैस का जो है, उसको पूरी तरह से उन्होंने काट दिया। अब ये तेल और गैस की आपूर्ति कम होने से क्या हो गया कि उनके यहाँ जो जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट जो है वो बढ़ गया। और दूसरी तरफ जो है, इस लड़ाई में आने से जो उनका चीन का जो बहुत बड़ा मार्केट था वो प्रभावित हुआ, और कुछ यूएस की दादागिरी की वजह से भी जो है, सैंक्शंस की वजह से जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक समय में जो चीन की जो कोशिश थी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तुलना में चीन लगातार अपनी मुद्रा को विश्वव्यापी मुद्रा बनाने के लिए बड़े बैंक्स बना रहा था, जिसमें एशिया डेवलपमेंट बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बना रहा था। और उसमें अमेरिका के दबाव के बावजूद सारे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब उसमें शामिल हो रहे थे। इंडिया तो उधर शामिल था ही, ठीक है ना। फिर ये आपको ब्रिक्स नेशन का अलग वो चल रहा था, जिस पहले ब्रिक्स से पहले जो यूरोपियन यूनियन जब बना, तो उसने एक ढंग से अमेरिका की जो आर्थिक दादागिरी थी या जो शीर्ष स्थान था, उसको एक ढंग से चुनौती दी, क्योंकि उसका मार्केट साइज बड़ा हो गया, उसका जीडीपी का साइज बड़ा हो गया, और टेक्नोलॉजी के मामले में, हाई एंड टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोप की स्थिति मजबूत थी। और उसकी करेंसी जो थी, यूरो जो थी, वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गई थी, है ना। तो उसकी वजह से जो था, अमेरिका को एक एक खतरा हो रहा था। और जो सिक्योरिटी पे जो खर्च खर्च जो थे, जो वो यूरोपीय देशों का उतना खर्च नहीं था, वहाँ उतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, जबकि अमेरिका कई जगहों पे जो है कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था, और कई देशों की जिम्मेवारी अमेरिका उठा रहा था, है ना। तो अब यूरोप में अभी आप देखेंगे कि बीच में जो डिवाइड है, जो वेस्टर्न यूरोप है, उसकी अलग उनका हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है, उनकी अर्थव्यवस्था का अलग स्वरूप है। और जो ईस्टर्न यूरोप है, जहाँ पहले यूरोप का, जहाँ पहले सोवियत संघ का प्रभाव रहता था, जो स्लाविक कंट्रीज है ना, वहाँ पे पहले जो है सोवियत संघ का प्रभाव हुआ, फिर ऑटोमन एम्पायर वहाँ पे पहले से था। तो उन सारे देशों का जो है ये तुर्की और इस्लामिक जगत के साथ पुराना रिश्ता रहा है ना। अब अमेरिका क्या कर रहा है कि ये सारे जो पुराने अलाइनमेंट थे, उन सबको तोड़ करके फिर से अपने हिसाब से चीजों को बदलना चाहता है। उसके लिए उसने जो पहले जो अमेरिका का जो हथियार था कि ह्यूमन राइट का मामला है, डेमोक्रेटिक देश का मामला है, तो आप देख लीजिए कि दुनिया में जितने जो देश हैं जो कनेक्टिंग पॉइंट पे है, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो यमन हो, सारे देशों की जो है हालत जो है वो पतली कर दी अमेरिकी नीतियों ने, है ना। अब ईरान क्या की क्या कोशिश है, ईरान क्या चाहता है। ईरान ये जानता है कि वो सीधी लड़ाई में अमेरिका को सैनिक रूप से परास्त नहीं कर सकता है। अमेरिका भी जानता है कि जो चीजें जिस हिसाब से उलझी हुई है, क्योंकि अमेरिका को जो पहले अंदाजा था कि जब वो पहले जैसे अमेरिकी हमले होते रहे, जैसे जब इराक में हुआ था, तो उसके साथ 29 देशों ने मिलकर के इराक पर हमला किया था।
और जो नाटो के देश थे कोई अमेरिका के खिलाफ में नहीं थे, है ना। अब जो मामला आया है तो अब आप देखते हैं कि जो अमेरिका जिन देशों से मदद चाहता था, नाटो के जो एयरबेस थे, उन देशों ने उनको मना कर दिया। यूरोप में जैसे स्पेन ने उनको मना कर दिया, इटली ने उनको मना कर दिया, बुल्गारिया में जो रिफ्यूलिंग के लिए जो उनका जगह था वहां पे उनका विरोध होने लगा, है ना। तो अब स्पेन से इतना एनॉयड हो गए कि ट्रंप साहब ने कह ही दिया कि स्पेन इज ए लॉस्ट केस। स्पेन, आपको पता है कि स्पेन ने जो इजराइल के खिलाफ भी बहुत कड़ा मोर्चा अपनाया है। एक समय जो है यूरोप में इजराइलियों और यहूदियों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, पर अभी आप देखेंगे कि जो फ्रांस के हित और बाकी देशों को ही हित जो है वो इजराइल के हित से टकरा रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई देशों में जो है, फ्रांस में खास करके इनका विरोध दिखता है। और स्पेन ने तो जो एक जहाज को पकड़ भी लिया जो इजराइल के लिए जा रहा था, हथियार लेकर के, वो युद्ध सामग्री के लिए जरूरी चीजें लेकर के जो जा रहा था, तो स्पेन ने पकड़ लिया था उसको, है ना। अब जो ईरान जो भारतीय जहाजों को इटली ने भी पकड़ लिया था। हाँ, तो ये जो मामला है कि यूरोप को ये लगता है कि अगर ये लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर इजराइल जीत जाएगा, तो उसकी जो कोशिश है, देखिए अभी जो आजकल में जो हुआ है कि अमेरिका जो है वो गाजा पीस प्लान को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए वाशिंगटन में एक समझौता हुआ है जिसमें हमास को पूरी तरह से डिसआर्म करने की बात हो रही है। और गाजा में जो है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स को स्थापित करने के, उसमें तमाम लोग, टोनी ब्लेयर और बहुत सारे देश वहां पर है ना। अमेरिका आज इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि पीटर हेगिस बोलते हैं कि भाई अब हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, हम कैजुअलिटी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो जिस पैमाने पे कैजुअलिटी होगी उसके लिए कितने तैयार हैं ये पता नहीं। लेकिन वो जो कोशिश कर रहे थे कि तुर्की के माध्यम से वो ग्राउंड अटैक करें, तो तुर्की बोल रहे कुर्द के माध्यम से जो ग्राउंड अटैक वो ईरान पे करें और दो दिशाओं पे वो करे, उस प्लान को तुर्की ने फेल कर दिया, ऐसी चर्चा है। क्योंकि तुर्की जो जानता है कि हमारी अपनी जो है समस्या बढ़ जाएगी अगर कुर्दों को थोड़ा भी फुट होल्ड मिल गया, तो चूंकि पहले से ही तुर्की जो है वो कुर्दों के खिलाफ लड़ता रहा है, वहाँ पीके के पार्टी जो है मेजर अपोजिशन पार्टी रही है, और चूंकि कुर्द की संख्या जो है वो इराक में भी है, ईरान में भी है, सीरिया में भी है और तुर्की में भी है, तो कुर्दों के मजबूत होने से जो है तुर्की को बड़ी परेशानी है। और तुर्की की एक बड़ी महत्वाकांक्षा भी है और उनकी एक अलग मजबूती भी है, वो नाटो का एक देश भी है। लेकिन क्या है कि तुर्की में जो नाटो का सम्मेलन हुआ था उसमें ट्रंप को बहुत निराशा हुई, क्योंकि ट्रंप भी ये नहीं भूल रहे हैं और बाकी देश भी ये नहीं भूल रहे हैं कि जब नाटो का गठन हुआ था तब तो इनके सारे सदस्यों के हित जो थे, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो थे, वो आपस में मिल रहे थे। लेकिन आज क्या है, चीजें इस तरह से बदली है कि जो नाटो के विभिन्न सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के खिलाफ आ गए, है ना। उनके हित आपस में टकरा भी रहे। देखिए कि तुर्की जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो स्वीडन और नॉर्वे जो है उसको नाटो की मेंबरशिप दी जाए, और उनका संविधान ऐसा था कि जब तक सारे सदस्य नहीं एग्री होंगे उनको नहीं दी जाएगी सदस्यता। लेकिन तुर्की की गर्दन दबा करके इन लोगों को मेंबरशिप दी गई, ये लोग नाटो के सदस्य हो गए, है ना। तुर्की माने जिसको बोलते हैं डबल गेम करता रहता है सोवियत संघ और रूस और अमेरिका के बीच में, और उनके खिलाफ जो कई बार जो कू हुए उस वो रूस की मदद से बचे। अमेरिका जो वेस्ट एशिया का जो जो वर्चस्व है
और पारस की खाड़ी का जो वर्चस्व है उसको बदलने में लगा हुआ है। एक तो सऊदी अरब ने वो पाइपलाइन बिछा दी है, ठीक है ना, फुजेरा वाली, ये लोग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इराक का तेल सीधे से जो है वो भूमध्य सागर से जो है बेचने की वो योजना अपनी बना ली है। और सीरिया में कल तक जिनको वो आतंकवादी मानते थे, आज वही जो है सीरिया का प्रमुख बना हुआ है, जुलानी जो है। और वहां से वो पाइपलाइन बना दी गई है और अमेरिका जो है बहुत तेजी से लगा हुआ है कि सीरिया। और आप देखिए कि ईरान इस पूरे युद्ध को इतना फैलाना चाहता है। ईरान को पता है कि हम अमेरिका से जीत नहीं पाएंगे। अमेरिका को भी पता है कि हम ईरान को पूरी तरह से, कम से कम लड़ाई जब अभी तक जो चली है उसमें अमेरिका को भी अंदाजा हो गया है कि ये डेडलॉक की तरह है, रिजीम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और ईरान सरेंडर नहीं करेगा क्योंकि ईरान को पता है कि अंततः जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर ही फैसला होना है। और जब फैसला हो तो वो कमजोर स्थिति में नहीं रहे, इसीलिए वो लड़ाई को फैला रहा है। उसने इजिप्ट के भी तेल टैंकरों पर हमला किया है, जॉर्डन के बेस पर हमला किया है, उसने कुवैत पे हमला किया है। वो लड़ाई का जो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बढ़ाने में लगा हुआ है कि लड़ाई का कॉस्ट जो है इतना बढ़े कि अमेरिका को जब वो जो बातचीत के टेबल पे आए तो बहुत ज़्यादा वो दबाव न डाल करके ईरान के लिए फेवरेबल कंडीशन में समझौता कर पाए। और देखिए कि वो एक कहीं मैं सुन रहा था, और वैसे है भी, कि अमेरिका को तो तेल की प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप बीच में फंस रहा है, उसको गैस नहीं मिल रही है, उसको एलएनजी नहीं मिल रही है। और अमेरिका को गालियां देने के बावजूद जो है यूरोप को अमेरिका से जो है गैस लेना पड़ रहा है, उसको तेल लेना पड़ रहा है। और अमेरिकी तेल जो है इकोनॉमिकली वायबल हो, इसके लिए प्राइस को जो है आर्टिफिशियली फ्लक्चुएट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि एक विंडो है $60 से लेके $100 के बीच का, जिसके बीच में दोनों को खेलना है। जब $60 से नीचे जाने लगता है तो ईरान कुछ बातचीत शुरू कर देता है, और जब $100 से ऊपर जाने लगता है तो अमेरिका कह देता है नहीं नहीं नहीं, इंटरवल हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर उसको ज़्यादा हर्ट करता है, ठीक है ना। और अमेरिकी जनता जो है उनको आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आपने जो बताया जो बिल पास हुआ है, वो बिल पास हुआ है, बहुत मुश्किल से पास हुआ है, एक ठीक है बिल ना। पास, बिल गिर गया। हाँ, बिल गिर के मतलब जो इनके फेवर में गया है वो बहुत मुश्किल से गया। ट्रम्प के। 49, हाँ, 4950 का मामला है, इसके पहले 4850 का मामला था, ठीक है ना। उसमें भी जो है बोल रहे हैं कि एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती था, उसको वोट देने की इजाजत नहीं मिली कि भाई मेडिकली फिट नहीं है ना। और एक आदमी ने क्रॉस ओवर कर दिया, तो वहां भी फ्लोर क्रॉसिंग हुई है ना। फ्लोर क्रॉसिंग हुई है मतलब वहां भी जो जो लॉबी जो है, वार लॉबी या जिसको बोलने की डिफेंस लॉबी जो है, उसने काफी काम किया होगा वहां पे, क्योंकि $80 बिलियन की मांग की गई है। $37 बिलियन ऑलरेडी वो हो गया। और मैं सुन रहा था मैककेन जो वो दे रहे थे कि युद्ध से संबंधित जानकारियां जो है वो छुपाई जा रही है। और बहुत सारे जो जो ट्रम्प साहब जो कदम ले रहे हैं, सबको क्लासिफाइड में वो कर रहे हैं। ड्रग का नाम लेकर के बहुत सारे अटैक जो किए गए हैं। और अमेरिका जो है अभी क्यूबा और माली, दो देशों पर जो है आक्रमण की योजना बना, पहले से ही घेराबंदी उनकी की है। लेकिन हमारे लिए जो चिंता की बात है वो ये है कि ये जो लड़ाई जो है जितनी लंबी चलेगी, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा जो है वेस्ट एशिया जो है आर्थिक रूप से कमजोर होगा। क्योंकि एक ये जान लीजिए कि जो आकर्षण था वेस्ट एशिया का, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में, चाहे फिनांस सेंटर के रूप में,
उस सब का संचालन जो है वो बाहर से आए हुए लोग कर रहे थे। मतलब वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो काफी बदली बदली हुई है। लेकिन साथ ही वर्ल्ड की जो जितनी चीजें हैं, मतलब सिर्फ सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि टेक जो चीजें हैं, जो वहाँ के हीलियम जो वहाँ प्रोड्यूस होता है उसके लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग, एमआरआई टेक्निक, फूड के लिए जो नाइट्रोजन वाला जो अमोनिया और यूरिया वाला जो फर्टिलाइजर है, इन सब की वजह से फूड सिक्योरिटी का भी मामला है। तो इससे वजह से क्या होगा कि जो छोटे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है वो बहुत संकट में आ जाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास के जो छोटे देश हैं, चाहे श्रीलंका है चाहे बांग्लादेश है, इन लोगों की अर्थव्यवस्था के ऊपर कितनी दबाव है। पर ईरान जो है, ईरान का जो हिस्टोरिकल मजबूती है, जो ज्योग्राफिकल मजबूती है, अमेरिका ये नहीं समझ रहा है कि उसकी जो जो आर्थिक हैसियत बनी है वो इस वजह से बनी है कि युद्ध के माध्यम से अमेरिका, जो यूरोप की जो हालत खस्ता हुई और वहां से जो फिनांस भाग करके अमेरिका गया, चाहे वो रॉथस्चाइल्ड हो चाहे जीपी मॉर्गन हो, ये तमाम लोग जो वहां शिफ्ट कर गए, उसने जो है चीजों को बदल दिया। इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि कैसे फिनांस ने चेंज किया और अमेरिका किस लिए जी जान से जो है डॉलर और पेट्रो डॉलर का संबंध और ऑयल पे कब्जा रखना चाहता है। कि जब स्वेज क्राइसिस हुआ था तो युद्ध जो है वो अमेरिका ने हथियारों के बल पे नहीं रुकवाया था। सिर्फ 12 घंटे की मोहलत चाहिए थी और ब्रिटेन और फ्रांस जो है पूरे स्वेज नहर पे कब्जा उनका कंप्लीट हो जाता। ठीक है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिर्फ एक फोन कॉल किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कि जो आपका जो एक्सचेंज रेट है डॉलर और पौंड का, वो जो ओवर वैल्यूड है, हम उसको सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है, हम अपने यहाँ से पैसे नहीं दें और इनको सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अमेरिका पैसा वहाँ नहीं होता तो वो कंट्री बैंकरप्ट होने की स्थिति में। तो बहुत सारी चीजें जो है जो जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना कि तोते माने राक्षस की जान तोते में बसती थी और राजकुमार ने तोते को पकड़ लिया। तो अभी अमेरिका की वही स्थिति है कि अमेरिका की जान जो है वो तेल में बसती है, क्योंकि तेल जो है वो डॉलर के साथ जुड़ा हुआ है और डॉलर जो है वो अमेरिका की ताकत है। तो जो वेस्टर्न एशिया में जो पुरानी पीढ़ी के जो नेता थे, जो जिनका रिश्ता यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ गहरा था, उस पीढ़ी के बाद की जो पीढ़ी आ गई है, वो पीढ़ी अब वो देख पा रही है कि किस तरह से उनकी गर्दन कह ले या पूंछ कह ले अमेरिका ने पकड़ रखी है। तो वो उसको छुड़ाना चाहते हैं, है ना। और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये छुड़ा करके चले जाए, इसीलिए वो ऐसी स्थिति करता है। एक तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी नहीं है, ज़्यादातर देशों में मोनार्की है, तो वो उनके लिए कह रहे हैं कि भाई देख लो, अगर इधर नहीं तो उधर भी नहीं, है ना। तो ये जो युद्ध है, इस युद्ध का एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर, जैसे कोई बिल्डिंग पुरानी हो जाती है ना तो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से गिराते हैं उसको, ताकि इस तरह से नहीं गिरे कि ये आदमी ही मर जाए। तो अमेरिका जो है वो उसके मन की इसीलिए नहीं हो पा रही है कि कुछ पिलर्स जो हैं, कुछ जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल कनेक्शन जो है कॉमर्स के और इसके, वो इतने मजबूत हैं कि वो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से टूट नहीं पा रहे। ठीक है ना। और उसमें जो है उनका काफी एनर्जी जा रहा है। तो ये आगे आने वाले समय में जो है अमेरिका की ताकत को ड्रेन आउट करेगा। अमेरिका इतिहास से सबक नहीं ले रहा है। अमेरिका से पहले छोटा सा देश जो था हॉलैंड था, बहुत धनी था, बहुत मजबूत था, दुनिया में उसका डंका बजता था। लंदन से पहले वही जो था फिनेंशियल मार्केट का, एम्स्टर्डम जो था फिनेंशियल वर्ल्ड का, वही सेंटर हुआ करता था। ओवर एक्सपेंसेस की वजह से जो है जब उसके डॉलर माने
जो करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई, तो वो बैंकरप्ट हो गया। तो अमेरिका जो है, जिस युद्ध के माध्यम से पूरे विश्व युद्ध को रीड्रॉ करना चाहता है, वहाँ उसको जो है एक ढंग से वो अपनी जो विनाश के रास्ते पे वो जा रहा है, क्योंकि नए अलाइनमेंट हो रहे हैं, ब्रिक्स है, वो तमाम चीजें हैं। और जिस चीज का जो उसको उसको बढ़त हासिल थी टेक की और इस सब की, अब टेक डोमिनेंस अमेरिका का जा रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देश भी मजबूत हो रहे हैं। तो मजबूत। हाँ, तो डिफेंस में भी आप देख रहे हैं कि उनका जो वार स्ट्रेटेजी है काम नहीं कर पा रहा है। F-16 को लोग मार करके गिरा दे रहे हैं या नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। रडार से उनके बहुत डेमोग्राफिकली वो बहुत मजबूत नहीं है ना। रिसर्च वगैरह में जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट होगा तो वो भी दूसरे, तो उनकी ताकत जो है मैनिपुलेटिव है। तो अमेरिका जो है वो एक ऐसी कोशिश में लगा हुआ है जिसमें जिसको बोलते हैं वार ऑफ एट्रिशन, वो वार ऑफ एट्रिशन में लगा हुआ है। सिर्फ एक देश के साथ नहीं, बल्कि पूरा वेस्ट एशिया वाला ब्लॉक जो है, तो जितना ही अमेरिका दबाव डाल रहा है उतना ही वो दलदल की तरह उसके पांव उसमें फंस रहे हैं। जी। धनंजय। तो बिल्कुल एक जो है हमारे यहाँ कहावत है कि कर भला तो हो भला, कर हाँ बुरा तो हो बुरा। वही हाँ। हो रहा है। और कोई किसी को धमकी दे करके, डरा करके, मार पीट करके कितने दिन रख पाएगा? क्योंकि फाइनली जो है दुनिया बुद्धि से चल रही है, दुनिया शारीरिक ताकत से नहीं चल रही। वो शारीरिक ताकत कहिए या सामरिक ताकत से कहिए, वो ताकत शारीरिक ताकत जो है सामरिक ताकत में बदल गई है। लेकिन फिर भी ये जो ब्रेन है वो स्थिर नहीं है। जो हम कमजोर लोग दिख रहा है पैसों से, ब्रेन हाँ, उसके पास भी हो सकता है। हम लोग पिछली इसमें हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी ना कि भाई जो है ब्रिटेन से लड़ाई अमेरिका इसलिए नहीं जीत पाया कि जो है कि वही बहुत मजबूत था। इसलिए जीत पाया कि जो ब्रिटेन के जो शत्रु थे, जो इस मौके के इंतजार में थे कि भाई बहुत पिटाई की है इसने हमारी, वो सब जो है अमेरिका के पक्ष में खड़े हो गए। और उससे अमेरिका ने ये सबक नहीं लिया है कि उस दुश्मनी के चक्कर में उन्होंने इतना फाइनेंशियल बर्डन उठा लिया कि डच का भी वर्चस्व खत्म हो गया, और फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हो गई। क्रांति हो गई। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, लेकिन बहुत बढ़िया विनय भाई आपने समझाया। मुझे लगता है आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं शाम की चौपाल में।